Welcome students. We were doing non-corporation Khilafat movement and that movement started in 1921. So various social groups had participated in that movement. कौन कौन से different social groups ने उसमें participate किया? We have already covered movement in towns. Our today's topic is rebellion in countryside. That means how many social groups participated in people living in rural areas. पहला हमारा सोशल ग्रुप है वो है पेजेंट्स. पेजेंट्स की जो बेसिक जो स्ट्रगल थी वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थी, बिकॉज दीज तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स डिमांडेड हाई रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स. और दूसरा ये था कि इनको बेगारी करनी पड़ती थी. व्हाट इज बेगार? बेगार दैट मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट. दीज पेजेंट्स हैड टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड दैट सो विदाउट एनी पेमेंट, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इनको काम तो करना पड़ रहा था लेकिन इनको कोई पेमेंट नहीं मिल रही थी. थर्ड जो रीज़न था जिसकी वजह से ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ये फाइट कर रहे थे वो था नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. दैट मीन्स दीज पेजेंट्स आर फ्रिक्वेंटली एविक्टेड फ्रॉम द लैंड. फ्रिक्वेंट एविक्शन क्यों हो रहा था? बिकॉज ये पेजेंट्स जो थे इनके पास लैंड नहीं था. अगर लैंड पे इनके वर्क करना था तो ये लैंडलॉर्ड से लैंड को लीज पर लिया करते थे और फिर उस पर वर्क किया करते थे. लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उनको बहुत ही फ्रिक्वेंटली उनको इवेक्ट कर दिया देता था ताकि वो उस लैंड के ऊपर अपना कब्जा ना जमा सकें. तो ये इनकी तीन बेसिक प्रॉब्लम थी. इसीलिए इन्होंने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था. तो बेसिकली ये जो पीजेंट्स की जो डिमांड थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से, इनकी जो तीन बेसिक डिमांड थी. फर्स्ट इज डिक्रीज रेवेन्यू. दैट मीन्स रेवेन्यू और रेंट. ये चाहते थे कि जो भी ये रेंट या रेवेन्यू पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को या तालुकदार को, उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए, वो डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि वो इतना नहीं पे कर सकते थे. सेकेंड, एबॉलिशन ऑफ बेगार. बिकॉज इसमें ये वर्क कर रहे थे लेकिन इनको पेमेंट नहीं मिल रही थी, इसीलिए ये चाहते थे कि जो बेगारी है उसको भी एबॉलिश किया जाए. थर्ड जो इनकी डिमांड थी वो थी सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. दैट मीन्स जितने भी जो लैंडलॉर्ड्स थे जो इनको बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस कर रहे थे, जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये चाहते थे कि उनका सोशल बॉयकॉट किया जाए. तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1920 में एक अवध किसान सभा बनाई. ये किसने बनाई? ये बनाई जवाहरलाल नेहरू ने. अब इसका जो रीज़न था वो क्यों था? इसका रीज़न इन्होंने ये किया ताकि वो जो पेजेंट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको उठा सके और उनके लिए ये फाइट कर सके. तो ये एक पेजेंट्स का रेबेलियन था कंट्री साइड में. नेक्स्ट है ट्राइबल पीपल. अब जो ट्राइबल पीपल थे ये अफेक्टेड थे. बेसिक इसका रीज़न था बिकॉज गवर्नमेंट क्लोज्ड फॉरेस्ट एरियाज़. फॉरेस्ट एरियाज़ को गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया. अब जिसकी वजह से इन ट्राइबल पीपल की जो लाइवलीहुड है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई. वो कैसे अफेक्ट हो गई? बिकॉज दीज ट्राइब पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट एरिया फॉर देयर लाइवलीहुड. बिकॉज ये जो फॉरेस्ट एरिया थे ये किस लिए यूज़ किए जाते थे? बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स को ग्रेज कराने के लिए, फॉर कलेक्टिंग फ्यूल वुड, फ्रूट्स. इस तरह से ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये ट्राइबल पीपल यूज़ किया करते थे. लेकिन गवर्नमेंट ने इन फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया और इसकी वजह से इनके जो लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया. पहला रीज़न तो ये था कि जिसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे गवर्नमेंट ने जो भी एक्टिविटीज़ की उसकी वजह से. सेकेंड रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने इनको जो ट्राइबल हैं इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया. किस लिए? बेगारी करने के लिए.
दैट मीन्स वहाँ पर जो रोड जो बन रहा था उसमें इन जो ट्राइबल पीपल हैं वहाँ पे इनको बेगारी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे गवर्नमेंट से। इसी की वजह से 1920s में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुडम हिल्स। गुडम हिल्स में क्या हुआ, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पर गुरिल्ला वॉर्स स्टार्ट हो गई। गुरिल्ला वॉर्स स्टार्ट हो गई। गुरिल्ला वॉर्स का मतलब ये है कि ये जो वॉर होती है ये आर्मी नहीं करती है, ये जो डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं, जो लोग होते हैं वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, और ये छोटे छोटे जो वॉर होते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड गुरिल्ला वॉर्स। सो इनका जो लीडर था गुरिल्ला वॉर का वो कौन था, उसका नाम था एलूरी सीताराम राजू। इनका ये लीडर था। इस लीडर के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है वो फोर्स से ही अचीव की जा सकती। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम कुड बी अचीव थ्रू द फोर्स ओनली। सो दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड गुरिल्ला वॉर्स इन गुडम हिल्स। लेकिन इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। उसके बाद इसको कैप्चर कर लिया गया और 1924 में इसको सज़ा सुनाई गई और जिसकी वजह से इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो ये था ट्राइबल पीपल। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन वर्कर्स। अब प्लांटेशन वर्कर्स कैसे अफेक्टेड थे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि जितने भी जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं they cannot leave the plantation area without the permission of the government. So plantation workers cannot leave the plantation area without government's permission. तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज ये भी अपने दूसरी जगह जाना चाहते थे। ये एक वहाँ पे फोर्सफुली वर्क नहीं करना चाहते थे। अब नॉन कॉर्पोरेशन के मूवमेंट में क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि गांधी राज आ गया है और ये अपना लैंड है उसको इजीली, मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं ये उस एरिया को, प्लांटेशन एरिया को छोड़ के जा सकते हैं, और जो जितने भी लोग हैं उनको जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे बेसिकली उस एरिया में उनको लैंड दिया जाएगा। तो इसीलिए नॉन कॉर्पोरेशन के मूवमेंट के टाइम पे क्या हुआ, जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे, हज़ारों में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे अपने घर की तरफ चल दिए। इस तरह से क्या हुआ कि बीच में रास्ते में ही इनको पुलिस वगैरह और जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इनको रिप्रेस किया। तो ये जो हमारा जो मूवमेंट था, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था और फिर उसमें किस टाइप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो अब हुआ क्या कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल ही रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ गोरखपुर में। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ वहाँ पर कि एक बहुत ही पीसफुल प्रोसेशन निकल रहा था, और वो जो पीसफुल जो प्रोसेशन था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, वो बहुत ही वॉयलेंट क्लैश में कन्वर्ट हो गया बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स। और उसमें क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्टर थे, क्योंकि पुलिस ने इनके ऊपर ओपन फायर कर दिया था और इन्होंने, जो भी प्रोटेस्टर थे चौरी चौरा एरिया में, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनको बहुत ही तरीके से मार पीट के उस वाली आग में ही फेंक दिया उन्हें। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही ये वॉयलेंट क्लैश हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह से इनको रिप्रेस किया। ये वॉयलेंस देखकर गांधी जी ने क्या किया, फरवरी 1922 में ही उन्होंने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको वहीं उन्होंने स्टॉप कर दिया। अब जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टॉप हो गया, गांधी जी ने बहुत एब्रेटली जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको स्टॉप किया। उसकी वजह से बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इसीलिए जो दो कांग्रेस लीडर्स थे, सी आर दास
एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। मोतीलाल नेहरू इन्होंने सजेस्ट किया कि हमको जो काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके इलेक्शंस में हमको खड़ा होना चाहिए ताकि हम ब्रिटिशर्स को जो काउंसिल है उसके थ्रू हम एक्सपोज कर सकें कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की पॉलिसीज़ हैं और इंडिया को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। सो थ्रू दिस पार्टी दे वांटेड टू रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स टू अपोज द ब्रिटिशर्स इन द कंट्री। अब 1920s में, लेट 1920s में दो ऐसे बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हमारी कंट्री में। दो इंसिडेंट ऐसे हुए जिसने हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया। तो वो कौन से दो इंसिडेंट थे? वो थे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में जो हुआ था, और एक आया था साइमन कमीशन जो 1928 में आया था। अब वो क्यों हुआ था और उससे हमारी कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ा है, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था 1929 में आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं वो कोलैप्स हो गए। दैट मीन्स बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से डिक्रीज हो गए थे। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गए, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर डिमांड है, एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड है, सो डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स की डिक्रीज हो गई बहुत ही ज़्यादा। और फिर इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री का वो भी डिक्लाइन हो गया। अब जब ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्राइसेस है वो डिक्लाइन हो जाएंगे, एग्रीकल्चर डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हमारी कंट्री में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे, उसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही उनकी इनकम डिक्रीज़ होएगी तो जो फार्मर्स हैं उनको क्या होगा, दे फेस वेरी डिफिकल्टी इन पेइंग द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सो द फार्मर्स फाइंड डिफिकल्ट टू पे रेंट और रेवेन्यू, डिफिकल्टी इन पेइंग रेंट एंड रेवेन्यू, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था उसकी वजह से ये चेंजेस आए थे। अब साइमन कमीशन की वजह से क्या हुआ, साइमन कमीशन जो था हमारी कंट्री में 1928 में आया था। साइमन कमीशन क्यों आया था, इसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था, दिस कमीशन वॉज मेड टू लुक आफ्टर द डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट जो भी डिमांड कर रहे थे, दैट मीन्स जो भी हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था और जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो वो डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड्स को लुक आफ्टर करने के लिए क्या वो जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कमीशन बनाया गया था। फर्स्ट रीज़न ये था। और सेकेंड ये था, दिस कमीशन सेटअप टू सजेस्ट सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। सो सजेस्ट some changes in the constitutional structure of India। लेकिन अब इस कमीशन की प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम इस के इस कमीशन में जितने भी जो मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। मतलब कि हमारी कंट्री को ये देखने के लिए कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, और हमारे ही जो क्वेश्चन है जैसे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये चेंजेस लाएंगे, उसके लिए इंडियंस एक भी नहीं था इस साइमन कमीशन में, जिसकी वजह से जो कांग्रेस है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और इसीलिए जैसे ही कमीशन 1928 में इंडिया में आया और इसका जो कांग्रेस है उसने बहुत ज़्यादा अपोज किया और उन्होंने नारा दिया, गो बैक साइमन। तो ये सारे इफेक्ट थे। अब जब ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में हुआ तो लाला लाजपत राय जो थे, वो जो कि इस प्रोटेस्ट में ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से उनकी जो हेड में है बहुत ज़्यादा इंजरी हुई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई,
जिसकी वजह से जो कांग्रेस है और जो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गए। इसीलिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस की एक सेशन हुआ जो कि लाहौर में हुआ। लाहौर में जो कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1929 में, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो इनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो उनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज, उसको उन्होंने फॉर्मलाइज किया। दैट मीन्स यहाँ पर पहली बार हमारी कंट्री में जो डिमांड रखी गई वो थी पूर्ण स्वराज। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम रिवर रावी के पास हमारा जो कंट्री का जो ट्राई कलर फ्लैग है, ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है उसको अनफ्लर किया गया था फर्स्ट टाइम। दैट मीन्स 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया था। दैट मीन्स अब हमारी कंट्री में जो मेन जो मोटिव था, जितने भी स्ट्रगल था उसका जो मेन मोटिव था वो था पूर्ण स्वराज। दैट मीन्स फुल इंडिपेंडेंस फॉर द इंडियंस। सो दिस वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे दैट वॉज सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री। उसके बाद क्या हुआ कि जो गांधी जी हैं उन्होंने 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जो वॉइसरॉय थे हमारी कंट्री के, उस टाइम थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने बोला, उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स करी। 11 डिमांड्स क्या थी? वो बहुत ही ये डिमांड थी कि हमारे कंट्री में जो भी जो लीडर्स हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है उनको छोड़ दिया जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। और उसमें अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड थी, दैट इज़ द एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, दैट मीन्स जो सॉल्ट था उसके ऊपर भी टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसमें जो डिमांड रखी वो थी सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाए। अब अगर गांधी जी ने ये अल्टीमेटम दे दिया लॉर्ड इरविन को, अगर वो सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश नहीं करते और रैदर से इनकी जितनी भी जो 11 डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं करते, तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे हमारी कंट्री में। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी जो डिमांड्स थी इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, इन्होंने बिल्कुल भी इस डिमांड पे फोकस नहीं किया। इसलिए गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च है वो स्टार्ट किया और हमारी कंट्री में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। व्हाट वाज सॉल्ट मार्च? I will teach you in the next class. Till then, goodbye and take care.